बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का प्रैक्टिकल है इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर एक ऑपरेटस है। इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को यूज़ करते हुए फ्री फॉल मेथड के तहत जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है वो ये इसकी 3 डायग्राम्स दिखाई गई हैं इस ऑपरेटर्स की, जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है जिसमें से वायर्स कुछ इस ऊपर प्लेट के साथ अटैच होती हैं और कुछ इधर नीचे अटैच होती हैं। जो ऊपर है इसलिए होता है कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सके। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो ये लोहे की बॉल इसके साथ चिपक जाती है और जो ही इसको रिलीज़ किया जाता है तो वो फ्री फॉल करते हुए बॉल यहाँ पर आकर टकराती है। इस प्लेट के साथ एक माइक लगा होता है। जो ही इसके ठक की आवाज़ माइक में एंटर होती है तो ये क्या करता है, उस टाइमर को स्टॉप कर देता है जो यहाँ पे टाइम चल रहा होता है। तो इस तरीके से इस फ्री फॉल जब ये बॉल करती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस यहाँ पर इस लगे स्केल के मुताबिक हम मेजर कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है इन दो प्लेट्स के दरमियान, और जो टाइम है वो यहाँ से आ जाता है। तो इस टाइम और डिस्टेंस की मदद से हम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके पीबीए में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट। के इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है किसके लिए? जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो रेस्ट से। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होती है? H इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी कि S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है। तो फ्री फॉल के लिए S की जगह पे H और A की जगह पे G लगा दिया। इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट सो वी आई इक्वल टू 0। कहा गया है ना कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो वी आई टी किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 की इक्वल हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है H इक्वल आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर के, और यहाँ से G किसकी इक्वल आ जाएगा? 2H/T स्क्वायर के। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की मदद से मैंने आपको बताया है कि जो स्केल लगा होता है उसकी मदद से डिस्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के ऊपर टाइम टी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करके हम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड कॉन्टैक्ट प्लेट, या उसको ट्रैप डोर भी कहते हैं, इन दिस एक्सपेरिमेंट। दो प्लेटें मैंने आपको ऑपरेटर्स में दिखाई थी, उसमें से एक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है? कॉन्टैक्ट प्लेट है, या उसको ट्रैप डोर का नाम दिया जाता है। तो उसका पर्पस पूछा गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? स्टील बॉल को होल्ड करके रखता है स्टार्टिंग पोजीशन पे विदाउट फ्रिक्शन। जब स्विच्ड ऑफ, जब स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो बॉल रिलीज होगी और बॉल विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी इनिशियल पुश, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्रीली फॉल करते हुए नीचे की तरफ आएगी। इसके बाद दूसरा ट्रैप डोर के बारे में पूछा गया था। ट्रैप डोर या कॉन्टैक्ट प्लेट क्या है? वो एक स्विच के तौर पे काम करती है, यानी कि टाइमर जो स्टार्ट हो चुका है, बॉल जब रिलीज हुई तो टाइमर स्टार्ट हो चुका था, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। अब उस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए ट्रैप डोर या कॉन्टैक्ट प्लेट एक स्विच के तौर पे काम करती है। यानी कि मूव करते हुए बॉल, फ्री फॉल करती हुई बॉल जब इस ट्रैप डोर को टकराती है या कॉन्टैक्ट प्लेट को टकराती है, तो इधर माइक लगा होता है। आवाज़ जो बॉल के टकराने से प्रोड्यूस होगी वो माइक में एंटर होती है, और माइक वो सिग्नल्स पहुंचाता है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर तक, जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉनिक टाइमर स्टॉप हो जाता है। तो हमारे पास टाइम आ जाता है कि फ्रीली फॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट से कॉन्टैक्ट प्लेट तक जो बॉल फ्रीली फॉल हुई है उसका टाइम कितना है, कितने टाइम में बॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट से कॉन्टैक्ट प्लेट तक पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है
हाउ वुड यू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ हाइट एच? आप कैसे एश्योर करेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ हाइट एच? तो measure from the bottom of the ball to the top of the contact plate using a meter rule held vertically. उसने ये कहा है कि एक्यूरेट मेजरमेंट हाइट की एच की कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे बॉटम ऑफ द बॉल टू द टॉप ऑफ द कॉन्टैक्ट प्लेट यूजिंग अ मीटर रूल हेल्ड वर्टिकली। उस ऑपरेटर्स के साथ एक मीटर रूल लगा होता है, तो कॉन्टैक्ट प्लेट से ट्रैप डोर तक, कॉन्टैक्ट प्लेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। इंश्योर दैट द ऑपरेटर्स इज परफेक्टली वर्टिकल। ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटर्स है वो परफेक्टली वर्टिकल हो। मल्टीपल मेजरमेंट्स लेंगे हाइट की और उनका मीन यूज़ करेंगे, और इसके अलावा पैरेलक्स एरर का भी ध्यान रखना है कि जो हम रूलर पे रीडिंग देख रहे हैं, मीटर रूल पे रीडिंग देख रहे हैं, वो सामने से देखनी है, पैरेलक्स एरर नहीं होना चाहिए। तो इस ज़रिए से हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी हाइट एच की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक टाइमर मेजर टाइम एक्यूरेटली इन दिस एक्सपेरिमेंट? कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो है वो टाइम को एक्यूरेटली मेजर करता है इस एक्सपेरिमेंट में। ये कैसे एक्यूरेटली मेजर करता है? तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली जब इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने बॉल को अपने साथ पकड़ा होगा, स्टिक की होगी बॉल उसके साथ। जो ही स्विच ऑफ करेंगे तो बॉल वहाँ से रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इट स्टॉप्स ऑटोमेटिकली व्हेन द बॉल हिट्स ट्रैप डोर एंड क्लोजेज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ये क्या करती है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है जब बॉल ट्रैप डोर को या कॉन्टैक्ट प्लेट को हिट करती है, और इसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज हो जाता है, यानी कि जो टाइमर है वो स्टॉप हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम अप टू 0.01 सेकेंड और बेटर। अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर किस कंपनी का है, क्योंकि डिफरेंट रेंजेस के होते हैं। डिफरेंट रेंजेस से मुराद ये है कि उसका लीस्ट काउंट ऑलमोस्ट 0.01 सेकेंड होता है या इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर 0.01 सेकेंड तक का टाइम मेजर कर सकता है मिनिमम। और ये जो फ्री फॉल मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट और कॉन्टैक्ट प्लेट है, उसका इफेक्ट ये है कि ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाता है उसकी मदद से। तो टाइम मेजर करने में एरर कम से कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द टेबल एंड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एच एंड टी स्क्वायर। ये एक टेबल दिया गया है जिसमें हाइट एच और टाइम टी दिया गया है, और इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने से मुराद ये जो टी की वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर लेके यहाँ पे लिखना है। तो इनका हम स्क्वायर लेंगे, इस कॉलम में मौजूद तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके इस कॉलम में एंटर कर देंगे, और फिर क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है एच और टी स्क्वायर के दरमियान। तो हम सबसे पहले स्केल लेंगे कि एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वन बिग बॉक्स 0.05 सेकेंड स्क्वायर और वाई एक्सेस के अलॉन्ग वन बिग बॉक्स 0.5 मीटर। स्केल कैसे लिया ये मैं आपको समझा दूं। सबसे पहली चीज़, जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ आपको इस तरह से शो होता है जिसमें ये थोड़ी बोल्ड लाइंस लगी होती हैं और उसमें बारीक लाइंस लगी होती हैं। तो आप इसको देखें तो ये जो है ये कंप्लीट एक बिग बॉक्स कहलाता है, और इसमें फिर ये स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या लेंगे, टी स्क्वायर लेंगे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लेंगे हाइट एच। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम टी स्क्वायर लेंगे, और जहाँ पे वैल्यूज़ 0.10 से 0.34 तक हैं। तो ग्राफ के ऊपर आपने देखना है कि कितने बॉक्सेस मौजूद हैं। तो ये आपके पास ग्राफ है जिसमें हॉरिजेंटली 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हैं। 8 बॉक्स से मुराद अगर हम 0.5 लेते हैं तो 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स जो हैं 10 में हमारे पास कंप्लीट, 10 बॉक्सेस में ये हमारे पास कंप्लीट आ जाते हैं, बल्कि 7 में कंप्लीट आ जाएंगे अगर हम 0.05 लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अक्रॉस 0.5 सेकेंड स्क्वायर का एक बॉक्स रखेंगे।
यानी कि 0, 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 इस तरह करके इसको लेके चलेंगे। और वाई एक्सिस के अलाउंग क्या होगा, हमने हाइट लेनी है तो हाइट से मुराद वन बिग बॉक्स हम इधर भी कंसिडर कर लेंगे 0.5 का है, क्योंकि 0.5, 1, 1.5, 2 इस तरह करके इसकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो हम ये इसी तरह स्केल के मुताबिक यहाँ पे ले लेते हैं। वन बिग बॉक्स 0.05 का रखा है तो 0.05, 0.05 में 0.05 ऐड किए 0.10, 0.15 इस तरह करके ये आ गया। और वाई एक्सिस के अलोंग 0.5 का एक बॉक्स है तो 0.5, 1.0, 1.5 एंड 2.0 कर दिए। इस ग्राफ के ऊपर ये स्केलिंग करने के बाद हमने क्या करना है, 0.50 के सामने 0.1018 कर देना है। 0.5 और 0.1018 कहाँ पे आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डॉट हमने ड्रॉ कर दिया। फिर 0.80 के सामने 0.1632, 0.80 इस तरफ से कौन सी वाली लाइन है, ये वाली। और इसका कैसे पता चला, 0.5 और 1 के दरमियान 0.75 वाली लाइन है और 0.75 से आगे 0.8 है, 0.8 वाली लाइन ये आ गई। और इधर से 0.16 होना चाहिए तो 0.15 के बाद ये वाली लाइन 0.16 है, तो इधर हमने डॉट लगा दिया। इसी तरह बाकी जो है 1.10 के सामने 0.2247 ये डॉट लग गया, 1.40 के सामने 0.2862 यहाँ पे डॉट लग गया, और 1.70 के सामने 0.3469 ये डॉट लगा दिया। इन डॉट्स को एक लाइन की मदद से हम एक ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा h और t स्क्वायर के दरमियान। अब नेक्स्ट का क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू g फ्रॉम द ग्राफ। ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें से g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो g की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट से वर्टिकली हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टी स्क्वायर के अक्रॉस, और इसी तरह इस पॉइंट से इधर तक हॉरिजेंटली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एच पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की मदद से हमने एक ट्रायंगल बना दी है। जो मैक्सिमम वैल्यू थी वहाँ से वर्टिकली लाइन डाउनवर्ड स्केच की, और जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से हॉरिजेंटली एक लाइन स्केच की। तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई जिसमें ये हाइट h है और ये टी स्क्वायर है, वाई एक्सिस के अलोंग h और x एक्सिस के अलोंग टी स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इक्वल टू डेल्टा h ओवर डेल्टा टी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा h यानी कि चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय चेंज इन टी स्क्वायर। ग्रेडियंट का फार्मूला y ओवर x होता है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो ग्रेडियंट किसकी इक्वल आएगा, पहले डेल्टा एच की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट ये 1.7 है और लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे 0.5 है, तो 1.70 माइनस 0.50। और इसी तरह टाइम के लिए डेल्टा टी के लिए हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे कितना है आप टेबल से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास है 0.3469। और जो लोएस्ट पॉइंट था टेबल के मुताबिक जहाँ हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया ये 0.1018 है। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करें तो ग्रेडियंट आ जाता है 4.90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब g की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, g इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट के, 2 से मल्टीप्लाई किया तो g की वैल्यू आ जाएगी 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हर एक में ऐसे मेथड में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ इसी मेथड में है कि ग्रेडियंट इस तरह से कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो g की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये ग्राफ की मदद से कैलकुलेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वुड एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट योर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ g। एयर रेजिस्टेंस g की वैल्यू पे क्या इफेक्ट डालती है, तो एयर रेजिस्टेंस मोशन को अपोज करती है जिसकी मदद से एक्चुअल एक्सेलरेशन जो है लेस देन g आता है। मैयर टाइम वुड बी लॉन्गर देन इन वैक्यूम फॉर सेम हाइट। तो जो हम टाइम मैयर कर रहे होंगे वो लॉन्गर आएगा देन इन वैक्यूम फॉर सेम हाइट। अब इसके साथ साथ सिंस g प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर टी स्क्वायर तो ए लॉन्गर टाइम गिव्स अ स्मॉलर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ g। इसकी आपको समझ आई है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ वुड एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट योर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ g।
कि अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़, एयर रेजिस्टेंस मोशन को अपोज करती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन जो जी की वैल्यू आएगी वो कम आएगी। कैसे? मैयर टाइम टी वुड बी लॉन्गर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रही है, तो जो मैयर टाइम है टी उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी स्केयर के, तो जब टी की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो जी की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी हमारे पास, यानी कि जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो स्मॉलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यूर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी वाज 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपने जो जी की वैल्यू कैलकुलेट की वो 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि एक्सेप्टेड वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर एंड सजेस्ट रीजन फॉर द डिफरेंस। या जस्ट इस क्वेश्चन को इतना ही रखें कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर आपने कैसे कैलकुलेट करना है? परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है? एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्सेप्टेड वैल्यू से मुराद जो आंसर है आपका, ठीक है, इनटू 100%। आंसर से मुराद जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एक्सपेरिमेंटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट की गई है, जो हमें ऑलरेडी पता है, और जो हमने कैलकुलेट की वो 9.65 है। तो एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, इसको कैलकुलेट करें तो ये 1.63% परसेंटेज एरर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज यूर ग्राफ कंफर्म दैट बॉल फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ग्राफ कैसे ये कंफर्म करता है कि बॉल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ फॉल कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन फॉर एच वर्सेस टी स्क्वायर कंफर्म्स दैट एच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यानी कि जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, जिस तरह कि हमने तीसरी या चौथी स्लाइड में जो ग्राफ ड्रॉ किया था एच और टी स्क्वायर के दरमियान, वो अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। और हमने जो फर्स्ट स्लाइड में फ्री फॉल के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी एच इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, इसमें 1/2 और जी अगर कांस्टेंट हों तो एच प्रोपोर्शनल आता है टी स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एच टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज एक्यूरेट नॉलेज ऑफ जी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग और जियोफिजिक्स। इंजीनियरिंग और जियोफिजिक्स में जी की वैल्यू का एक्यूरेट मालूम होना क्यों ज़रूरी है? तो इंजीनियरिंग की बात करें तो क्रिटिकल फॉर कैलकुलेटिंग लोड्स ऑन स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइनिंग एलिवेटर्स एंड बैलिस्टिक्स। डेफिनेटली जी की वैल्यू ज़रा सी भी कम या ज़्यादा होगी तो उसको जब मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकलेगा, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा चीज़ों पे। तो कैलकुलेशन जी की वैल्यू बहुत मैटर करती है। इसी तरह जियो फिज़िक्स की बात की जाए तो जी की वैल्यू अगर कम या ज़्यादा होगी तो उसकी मदद से ऑयल फील्ड्स में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में काफ़ी चेंजिंग्स आती हैं, यानी कि जो रीडिंग्स हम लेंगे चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं चाहे जियो फिजिक्स से रिलेटेड हैं, वो रॉन्ग आएंगी और उसकी वजह से आंसर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस पीबीए से रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के क्वेश्चंस थे। मज़ीद पास्ट पेपर्स प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस के लिए या जो आपके एक्सरसाइज के एंड पे क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनका सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।